Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 31 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 31, ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है? आंसर इसका, निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। फिर से देख लेते हैं, ऋतुस्राव क्यों होता है? आंसर है, निषेचन नहीं होने की स्थिति में, निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचना, मांसल एवं स्पंजी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अब देखिए, पहला लैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जब संतानों की उत्पत्ति नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं, जब संतान की उत्पत्ति नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। अब अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जब संतानों की उत्पत्ति केवल एकल जनक द्वारा होती है, अर्थात उसमें नर तथा मादा एक साथ मिलकर भाग नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। फिर से देखते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन, आंसर है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जब संतानों की उत्पत्ति नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो जब संतानों की उत्पत्ति केवल एकल जनक द्वारा होती है, अर्थात उसमें नर तथा मादा एक साथ मिलकर भाग नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। इसका आंसर है, कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित हैं। पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्जी उपकरण, चौथा लाइसोसोम। फिर से, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। इसका आंसर है, कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित हैं। पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्जी उपकरण, चौथा लाइसोसोम। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? इसका आंसर है, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम से इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति यानी कि शिशु में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। डीएनए जीन वाहक होते हैं, इसी कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। फिर से देखते हैं, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? आंसर है, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति यानी कि शिशु में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। डीएनए जीन वाहक होते हैं, इसी कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन क्या है? मुकुलन क्या है? आंसर है इसका जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल आते हैं जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़े होते हैं या स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, उसी को मुकुलन कहते हैं। फिर से देखते हैं मुकुलन क्या है। तो कहता है जीवों के शरीर में उभार या कलिका निकल आते हैं जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़े होते हैं या स्वतंत्र जीव बन जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुकुलन। उत्पादक से क्या समझते हैं? उत्पादक से क्या समझते हैं? आंसर है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कहता है उत्पादक से क्या समझते हैं? आंसर है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य पदार्थ की संक्षिप्त व्याख्या करें। खाद्य जल की संक्षिप्त व्याख्या करें। आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक जाल सा बनाती हैं, जिसे खाद्य जल कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। यह जटिल होती है। इसमें एक जीव द्वारा एक से अधिक प्रकार के जीवों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य जल की संक्षिप्त व्याख्या करें। आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक जाल सा बनाती है, जिसे खाद्य जल कहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। यह जटिल होती है। उसमें एक जीव द्वारा एक से अधिक प्रकार के जीवों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कहता है परागन किसे कहते हैं? परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है इसका परागनों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागन, दूसरा परपरागन। अब इसमें एक क्वेश्चन और था, वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर इसी में है, वर्षा होने की स्थिति में एजेंट द्वारा पुष्पों पर परागनों को लाने में कठिनाई होगी, जिससे परागन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। फिर से, परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है परागनों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागन, दूसरा परपरागन। अब फिर वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर, वर्षा होने की स्थिति में एजेंट द्वारा पुष्पों पर परागनों को लाने में कठिनाई होगी, जिससे परागन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। अब कहता है कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो आंसर है इसका सभी जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती है। वे रूप, रंग, आकार आदि में समान भी होते हैं तथा भिन्न भी। अतः कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंड हैं। पहला, इसमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें है पहला, देखिए आप, सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है। दूसरा है उनमें कोशिकाएं और उत्तक होते हैं। तीसरा है सजीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। चौथा, सांस लेना तथा श्वसन। पांचवा, सजीवों को निश्चित रूप से मृत्यु होती है। छठा, पौधे की कोपल तथा हरे नए पत्तों की वृद्धि आदि। सातवां, उनके शरीर में रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला चलती है, उनमें उपचय या अपचय अभिक्रियाएं होती है। फिर से देख लेते हैं, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे?
तो इसका आंसर है सभी जीवित वस्तुएं जो है सजीव कहलाती है। वे रूप, रंग, आकार आदि में समान भी होते हैं तथा भिन्न भी। अतः कोई वस्तु सजीव है इसके निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंड है। पहला, सजीवों की संरचना सुसंगठित होती है। दूसरा, उनमें कोशिकाएं और उत्तक होते हैं। तीसरा, सजीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। चौथा, सांस लेना तथा श्वसन। ये सब मापदंड है सजीवों के लिए। पांचवा, सजीवों की निश्चित रूप से मृत्यु होती है। छठा, पौधे की कोपल तथा हरे नए पत्तों की वृद्धि आदि। सातवां, उनके शरीर में रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला चलती है, उनमें उपचय या अपचय अभिक्रियाएं होती है।